दोस्तों हर साल बहुत सारे एस्पिरेंट्स मल्टीपल बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और अगर किसी एक एग्जाम को आपका अपना टारगेट बनाना है तो आप कैसे बनाते हैं। उसका सिलेबस देखते हैं, एग्जाम पैटर्न देखते हैं, डिफिकल्टी लेवल आप देखेंगे, सैलरी जो उसके बाद आपको मिलने वाली है, उसके बाद का वर्क लाइफ आपका कैसा होने वाला है। ये सारी ही चीजें देखकर हम किसी एक एग्जाम को अपना मेन टारगेट बनाते हैं, राइट। और अगर हम यहाँ पे आरआरबीज की बात करें, बेसिकली आरआरबी पीयू, तो ये एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे जो ये काफी स्टूडेंट्स का टारगेट होता है। बेसिकली वो स्टूडेंट जो अपने को मतलब खुद को होम पोस्टिंग ही लेना चाहते हैं, अपने घर के आसपास रहना चाहते हैं, उसी शहर में रहना चाहते हैं, ठीक है। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी बन जाता है, साथ ही उनके लिए भी जो हिंदी मीडियम से आते हैं, राइट। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे जानेंगे सारी ही इंफॉर्मेशन आरआरबी पीओ को लेकर, ताकि आप यहाँ पे एक सही डिसीजन ले पाए कि क्या आपको इस एग्जाम को टारगेट करना चाहिए, मेन टारगेट आपका ये होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपका कैसा यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर रहता है, वो सारी ही चीजें यहाँ पे आज की इस वीडियो में मैं समझाने वाली हूँ आपको, ठीक है। हम एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी, सिलेबस सबके बारे में बात करेंगे और ये सारा एक आपको ओवरव्यू दे पाएगा कि आरआरबी पीओ को आपको चूज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे डिफरेंट चीजों से। तो आपका सबसे पहले हम करेंगे नोटिफिकेशन आपकी कब एक्सपेक्टेड है और उसी के साथ आपका जो एग्जाम डेट है वो कब है, ठीक है। तो यहाँ पे इस साल 2026 में क्या आपका एग्जाम डेट है और उसी के अकॉर्डिंग व्हाट कैन बी द एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन टाइम, गाइस, ये मैं डिस्कस करूंगी। साथ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या रहता है, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, उसके बाद हम कंप्लीट सिलेबस जो आपका प्री प्लस मेंस तक के लिए रहेगा, एंड साथ ही उसके बाद सैलरी के लिए भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एक कंप्लीट आइडिया हो जाए कि अगर आप आरआरबी पीओ में जाने वाले हो तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलने वाली है, इतना जो आपके अकाउंट में इन हैंड आपको इतनी सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करेगी एक सही डिसीजन तक जाने तक के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो और पहली बार आपके बैंकिंग एग्जाम्स दे रहे हो यहाँ पे, तो आपको ये ई बुक बहुत हेल्प करेगी, बिकॉज इसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे। इनके थ्रू आप ये समझ पाओगे कि एग्जाम में कैसे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और क्या टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किस तरीके से। और ये कंप्लीटली फ्री है गाइज, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनका लिंक मिल जाएगा और आप इनको डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सिर्फ आरआरबी पीओ के लिए नहीं, आपको डिफरेंट बैंकिंग एग्जाम्स के लिए हेल्प करने वाला है, फॉर बोथ प्री एंड मेन्स। तो चलिए आगे यहाँ पे हम बढ़ते हैं फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के लिए, ठीक है, कि आपका प्री और मेंस की क्या डेट्स हैं और एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन क्या हो सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको कैलेंडर ही दिखा देती हूँ। यहाँ पे जो आईबीपीएस का कैलेंडर आपका रिलीज हो जाता है जनवरी में ही, उसके अकॉर्डिंग आपका मोर और लेस यही डेट्स आपको देखने को मिलती है एग्जाम में भी। तो अभी आपका आरआरबीज के एग्जाम में काफी टाइम है। अगर हम पीओ की बात करें तो आपका ऑफिसर स्केल 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पीओ की बात करें तो आप देख सकते हो प्री का आपका जो एग्जाम है वो 21 एंड 22 नवंबर का यहाँ पे है, एंड जो मेंस का एग्जाम है गाइस वो आपका 20 दिसंबर है, ठीक है। तो ये 2 डेट्स आप ध्यान रख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो बच्चे मेंस में सिलेक्ट होंगे उनका बाद में रिजल्ट आएगा, एंड उसके बाद आपका 20 दिसंबर यहाँ पे हो चुका है। तो जनवरी के आसपास फिर आपको इंटरव्यूज, और जनवरी फरवरी के आसपास आपको इंटरव्यूज देखने को मिलेंगे, ओके। यहाँ पे अगर हम बात करें इसी के थ्रू नोटिफिकेशन का एक्सपेक्टेड टाइम मैं आपको ये बता देती हूँ। देखो गाइज, ये जो आपका टाइम होता है, ठीक है, नवंबर में सपोज आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम है तो 1 से 1.5 महीने पहले आप अपना नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर जैसे नवंबर हो गया, अक्टूबर और सितंबर एंड में आपको यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन देखने को, मतलब सितंबर मंथ में आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे अपना देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सितंबर एंड या फिर सितंबर मिड में आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना होता है। अगर इफ दिस इज योर टारगेट, ठीक है, आपको एक नॉर्मल वर्क लाइफ बैलेंस में आरआरबी पीओ में टारगेट आप कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, वट एवर योर रीजंस, तो आपको नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है, उससे कुछ टाइम पहले ही आपको अच्छे से शुरुआत कर देनी है। और अगर आप एक बिगिनर हो गाइस तो अभी से अच्छे से प्रिपरेशन शुरू कर दो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप मतलब थोड़ी बहुत प्रैक्टिस से ही आगे बढ़ जाएंगे, काफी प्रैक्टिस लगती है और खुद को भी आपको समझना पड़ेगा कि आपको कितनी प्रैक्टिस की जरूरत है, कितनी तैयारी की जरूरत है, ओके। जब एक बार जो आपका बैंकिंग एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं ना, उस बीच आपको इतना तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा। तो अभी से अपने कॉन्सेप्ट्स, अपने बेसिक्स बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लो,
ठीक है, चलिए तो नोटिफिकेशन का वेट मत करिएगा। तो मैंने आपको टाइम बता दिया, एग्जाम डेट हमने जान ली है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है गाइस। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपकी जो एज का क्राइटेरिया होता है वो 18 से 30 साल का होता है। ठीक है, यहाँ पे एजुकेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप बैचलर्स डिग्री कहीं से भी आप ग्रेजुएट हो, किसी भी डिग्री से आपने बीसीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी किया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल होते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका अटेम्प्ट्स का कुछ है यहाँ पे, नो अटेम्प्ट, कोई लिमिट नहीं है कि आपने इससे पहले कितने अटेम्प्ट किए हैं, कोई लिमिट है नहीं। एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस चाहिए आपको यहाँ पे, कोई एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए, आपको बस पेपर क्वालिफाई करना है, इंटरव्यू तक जाना है, क्वालिफाई करना है, आप वहां पे फिक्स, मतलब आपका लिस्ट में नाम आ जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊं, कई लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं 18 से 30 साल, क्योंकि कई जो बॉर्डर पे होते हैं बिल्कुल, जो बिल्कुल 18 के आसपास या 30 के आसपास होंगे, तो बिल्कुल उसमें रहते हैं कि क्या ये सही एज है, क्या ये नहीं है। ठीक है, मंथ्स का जिनका थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो देखो आपकी जो नोटिफिकेशन जब आती है तो वहां पे बिल्कुल इस तरीके से दिया होता है, ये आपके 2025 की नोटिफिकेशन के हिसाब से मैं बता रही हूँ। ओके, तो ये 2025 की नोटिफिकेशन जब आई थी तो उसमें ऐसा गिवन हो रखा था कि ये 2 सितंबर 1995 से पहले आप नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि आपका जो नोटिफिकेशन आया था वो इस बार भी सितंबर में ही आया था। तो यहाँ पे आपका क्या है कि 2 सितंबर आपको इससे पहले नहीं होना है और आपको इसके बाद नहीं होना है। क्लियर है, तो ये चीज आपको ऑलरेडी मेंशन होती है, और अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होती है तो आप इससे चेक कर सकते हो जब आपकी नोटिफिकेशन आएगी। बट आपका मोटा मोटा क्या है, 18 से 30 साल का एज है, और इस हिसाब से भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर सितंबर में ही मेरी नेक्स्ट नोटिफिकेशन आने वाली है तो आप अपनी जो एज का कैलकुलेशन है वो इस तरीके से आप कर सकते हो। इसमें थोड़ा एक ईयर आप आगे कर देना। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। यहाँ पे एक रिलैक्सेशन भी मिलता है कैटेगरीज को। जो हमारा नॉर्मल एज है 18 से लेकर 30 साल का, वो आपका एज है जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। ये किसके लिए है गाइस, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, ये सबके लिए है एजुकेशन वाला, और ये जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है। बाकी जो आपका एससी हो गया, एससी एंड एसटी के लिए आपको 5 इयर्स का यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन 5 इयर्स का आपको टाइम मिलता है। ओबीसी के लिए आपको यहाँ पे 3 इयर्स का टाइम मिलता है, और यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी स्टूडेंट्स के लिए आपको 10 इयर्स का टाइम मिलता है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे रिलैक्सेशन मिला हुआ है। एंड साथ ही अब अगर आप विडो है और डिवोर्स वीमेन हो, यहाँ पे आप रीड कर सकते हो। ठीक है, तो आपको भी यहाँ पे टाइम मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है। एंड ऑल्सो ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ, अच्छा तो ये इसी के लिए है सिर्फ। ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट के लिए है, आपका पीओ के लिए यहाँ पे नहीं है। तो आपका यहाँ पे ये सारी ही रिलैक्सेशन वाला पार्ट है, तो ये आप रीड कर लीजिए। जिस भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो उसके हिसाब से आपको अपनी एक रिलैक्सेशन देखनी है। मतलब जैसे मान लो 30 साल मेरी मैक्सिमम एज है ना, तो 30 साल प्लस आपका जो होगा, जैसे कि मान लो 30 साल प्लस 35, तो ये एससी एंड एसटी जो स्टूडेंट्स होंगे वो 35 ईयर्स तक एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे। तो अगर हम देखिए व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न, तो क्या एग्जाम पैटर्न होगा हमारा, आरआरबी पीयू 2026 प्री और मेंस के लिए, फिर इंटरव्यू भी आपका होता है। तो सबसे पहले गाइज आपका प्रीलिम्स होता है, इसको आपको क्वालिफाई करना होता है। क्या करना होता है, क्वालिफाई। ध्यान रखिएगा, क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहीं पे काफी लोग जो होते हैं पीछे रह जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको मेंस का, मतलब यहां से आपने क्वालिफाई किया, उसके बाद आप मेंस में जाते हो। मेंस में काफी बच्चे कम हो जाते हैं और बहुत सारे ऐसे आपके स्टूडेंट्स रह जाएंगे, ऐसा कंपटीशन रह जाएगा जहां पे हर कोई सीरियस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको क्या होता है, स्कोर करना होता है। तो ये क्या होता है, स्कोरिंग होता है। तो मेंस में आपके जितने अच्छे मार्क्स होंगे गाइस, याद रखिएगा, मेंस में जितने अच्छे मार्क्स आपके होंगे उतना ही हाई चांसेस आपके यहाँ पे इंटरव्यू के बाद फाइनल लिस्ट में नाम आने के भी होते हैं। तो इसमें आप हाई टू हाई स्कोर करने का ट्राई करेंगे, और उसके लिए आपको उतनी ही तैयारी की जरूरत पड़ेगी। फिर आप यहां से क्वालिफाई होंगे, यहाँ पे भी एक कट ऑफ होती है, यहाँ पे भी एक कट ऑफ होती है, और जब भी आप कट ऑफ क्लियर करते हो, यहाँ जाते हो, इंटरव्यू तक पहुंचते हो, फिर आपको एक इंटरव्यू देना पड़ता है। ठीक है, अब इंटरव्यू में आप आ गए, अपीयर हो गए, उसके बाद फिर आपका जो भी मार्क्स यहाँ पे मेंस के जुड़ते हैं और इंटरव्यू के जुड़ते हैं, वही बनाता है आपका एक लास्ट स्कोर। ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए एक लास्ट स्कोर आपका यहाँ पे मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को जुड़ के ही बनता है, जहां से आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है। तो अगर आपका नाम, आपका रोल नंबर इसमें आ जाता है तो आप सिलेक्ट हो जाते हो, नहीं आता है तो नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होते हो, अगर आपने ये भी सिलेक्ट, ये यहाँ तक आप आ चुके होते हो तो क्योंकि आपका जो यहाँ और यहाँ का स्कोर है वो टोटल कट ऑफ को क्लियर नहीं किया। यहाँ पे भी एक कट ऑफ होती है, यहाँ भी कट ऑफ, यहाँ भी कट ऑफ। क्लियर,
चलिए अब यहाँ पे पैटर्न की बात करें तो वन बाय वन पैटर्न समझ लेते हैं गाइज। यहाँ पे हमारे पास 40 क्वेश्चंस रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आपके आते हैं। 2 ही सब्जेक्ट आपके प्री में होते हैं। आपको एक यहाँ पे 25 मिनट्स रीजनिंग के अंदर, 20 मिनट्स क्वांट्स के अंदर मिल रहा होता है और टोटल 80 मार्क्स का पूरा पेपर होता है। तो 80 मार्क्स मतलब यहाँ पे जो काफी स्टूडेंट्स इंग्लिश के भरोसे भी रहते हैं तो वहां पे थोड़ा सा ये कमी आ जाती है आपके मार्क्स में। तो क्वांट्स को भी अच्छे से कवर करना है, रीजनिंग को अच्छे से कवर करना होता है यहाँ पे। और यहाँ पे उन बच्चों के लिए बहुत फायदा हो जाता है जो थोड़ा इंग्लिश में वीक होते हैं, जिनकी एक्यूरेसी नहीं बनती होती है, जो हिंदी मीडियम से है। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था आरआरबी के एग्जाम जो है वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। मेंस की बात करें यहाँ पे तो मेंस के लिए आपके 5 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए कि हिंदी और इंग्लिश जो लिखा हुआ है ये आपकी चॉइस होती है कि या फिर जिसको हिंदी सब्जेक्ट का एग्जाम देना है तो हिंदी चूज कर लेगा और जिसको इंग्लिश सब्जेक्ट का एग्जाम देना है वो इंग्लिश चूज कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अलावा बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स है वो हिंदी इंग्लिश दो बाइलिंगुअल रहते हैं। यहाँ पे रीजनिंग में 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयर्स 40 क्वेश्चन, यहाँ 40 आपके सब में क्वेश्चंस हैं। 200 आपका पूरा यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन, 200 टोटल मार्क्स हो गए। आपको यहाँ पे भी एक सेक्शनल टाइमिंग मिलती है गाइस। ठीक है, सेक्शनल टाइमिंग का मतलब होता है जैसे कि रीजनिंग ओपन हुआ और 30 मिनट आपके कंप्लीट हो गए, अपने आप ही आपका दूसरा सेक्शन खुल जाएगा, उसका टाइमर चालू हो जाएगा। क्लियर, आपको कुछ नहीं करना होता है। आपने स्टार्ट किया पेपर, टाइमर अपने आप चालू रहता है और अपने आप जैसे ही उसका खत्म होता है एक सेक्शन का टाइम, दूसरा सेक्शन अपने आप स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ऐसे करके आपका पूरा 2 आवर्स का टाइम आपको यहाँ पे मिल रहा होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो कट ऑफ भी क्लियर आपको यहाँ पे करनी होती है। ओके, बेसिकली आपकी एक फाइनल कट ऑफ के साथ साथ एक सेक्शनल कट ऑफ भी होती है। सेक्शनल कट ऑफ का मतलब है हर एक सेक्शन का एक मिनिमम मार्क्स आपको लेके आना होता है। ठीक है, चाहे वो रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांट्स हो, चाहे इंग्लिश हिंदी हो। ठीक है, तो आपको हर एक सेक्शन का यहाँ पे आपको क्या करना होता है, मिनिमम मार्क्स लेके आना होता है। तो सेक्शनल कट ऑफ आपकी आरआरबी के अंदर रहती है, यहाँ पे भी आपकी सेक्शनल कट ऑफ रहेगी गाइस, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ओके, तो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, पैटर्न हमने समझ लिया, अब हम सिलेबस समझते हैं। प्री और मेंस के लिए हमारा जो सिलेबस है, तो पहले प्री में आपके 2 ही सब्जेक्ट हैं, हम प्री के उसको समझेंगे। तो ये आप थोड़ा ध्यान से देखो, ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो यहाँ पे से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये प्री का है पूरा रीजनिंग का, जिसमें आपके पास ये टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स आपके आते हैं। ठीक है, और डेटा सफिशिएंसी में से कभी आ सकता था, बट ये आपका आरआरबी की बात करें तो इसके चांसेस कम ही रहते हैं। ठीक है, इसको हटा ही सकते हो आप। बाकी आपके पास यहाँ पे पजल्स हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, इसकी जगह आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मीनिंगफुल वर्ड आपका हो गया। ठीक है, आपका यहाँ पे पेयर फॉर्मेशन टाइप का हो गया, रीअरेंजमेंट टाइप के कुछ क्वेश्चन हो गए, तो 1 मार्क के क्वेश्चन मिसलेनियस क्वेश्चन रहते हैं। ये सारे टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, रीजनिंग के लिए, और उसके अंदर हर एक टॉपिक के अंदर आपको क्या टाइप ऑफ क्वेश्चन कवर करने हैं वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आपका प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप कवर देख सकते हो। ठीक है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें से हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको जरूर कवर करना है। नेक्स्ट अगर हम क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स के अंदर आपका यहाँ पे नंबर सीरीज आता है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन के काफी क्वेश्चंस आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चंस आपके यहाँ पे बनते हैं, और आपका डेटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन आ सकते हैं बट चांसेस थोड़ा कम रहते हैं। ठीक है, प्री में डेटा सफिशिएंसी के चांसेस वैसे हमारे कम ही रहते हैं, बट आपको मेंस के लिए तैयार करना ही होता है। ओके, अरिथमेटिक से आपके 9 से 10 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं, बहुत आराम से। ठीक है, 12 से 15 क्वेश्चन बन जाते हैं आरआरबी की बात करूं तो। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ये पूरे चैप्टर्स हैं और हर एक चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन आप यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। तो ये पूरा पार्ट है, आपको हर एक टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करना है प्री के लिए गाइस। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें मेंस के लिए, तो ये मेंस का है पूरा, और यहाँ पे आपको रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे तो ये आपके सारे टाइप ऑफ चैप्टर्स हैं। इसमें मशीन इनपुट आउटपुट आपका एक ऐड हो गया, क्रिटिकल रीजनिंग ऐड हो गया, और डेटा सफिशिएंसी आपका यहाँ पे आता ही है। ठीक है, तो ये बाकी चैप्टर तो सेम ही है, ये 3 चैप्टर आपके ऐड हो जाते हैं, और यहाँ पे जो प्रीलिम्स में चैप्टर हैं उस पे अब आपका लेवल इंक्रीज रहता है। ठीक है, वहां से अब आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो अब आपके अपर लेवल आएंगे, थोड़ा मॉडरेट और डिफिकल्ट में आएंगे। तो जैसे कि आपका लॉजिकल एंड कंडीशनल कोडिंग, डिकोडिंग, सिंपल कोडिंग नहीं आएगी, ये वाली कोडिंग आएगी। आपका रिवर्स एंड कोडेड सिलोजिज्म आपका आएगा, रिवर्स एंड कोडेड इनइक्वालिटी, कोडेड एंड पजल्स, ठीक है, सॉरी कोडेड डायरेक्शन सेंस, कोडेड ब्लड रिलेशन, तो ये सारी चीजें हैं। और बाकी आपके सिटिंग अरेंजमेंट में ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है,
याद रखिएगा आरआरबी पीओ का जो लेवल होता है वो एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ के थोड़ा सा कम ही होता है, ठीक है। आपका मतलब वहां से आपको जो उनका मेंस का लेवल होता है वो थोड़ा हाई रहता है, आरआरबी पीओ मेंस का जो लेवल रहता है थोड़ा सा कम रहता है, ठीक है, अगर हम कंपेयर करें तो। जनरल अवेयरनेस में आपको सारे टाइप ऑफ कवर करने होते हैं, चाहे आपका एग्रीमेंट एमओयूज हो, आपका बैंकिंग एंड इंश्योरेंस न्यूज हो, आपके स्टैटिक जीके हो, और जो स्टैटिक का मतलब है जो आपके बैंकिंग के बारे में अगर कुछ पूछा गया है, वहां पे अगर किसी जैसे कोई न्यूज है अभी चल रही है प्रेजेंट और उसके बारे में कुछ स्टैटिक आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, तो वो आपको कवर करके चलना है। बिजनेस इकोनॉमिक रिलेटेड न्यूज, एंड यहाँ पे आपका जो बजट रिलेटेड न्यूज होगी, एप्स एंड पोर्टल्स आपके कौन से रिलीज हुए हैं, कमिटीज एंड काउंसिल, आरबीआई न्यूज, और ये सारी ही चीजें आपको, नेशनल करंट अफेयर इंटरनेशनल, ये सारे ही आपको कवर करने जनरल अवेयरनेस में। जहां से भी आप पढ़ोगे तो ये ध्यान रखना कि टाइम पीरियड आपका इंपॉर्टेंट नहीं है कि 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने। याद रखिएगा जितना भी आप पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करते हुए चलो, वो रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, रिवीजन पे आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट चूज करोगे तो इंग्लिश में आपके ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। आपको कॉम्प्रिहेंशन के काफी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, साथ में आपका पैराजम्बल्स आ सकते हैं, आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट और सेंटेंस रीअरेंजमेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, क्लोज टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, स्पॉटिंग एरर्स एंड फाइंड फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका पार्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इंग्लिश के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम कंप्यूटर नॉलेज, क्योंकि आपका कंप्यूटर भी यहाँ पे ऐड है, राइट, तो आपको यहाँ पे कंप्यूटर ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। एमसीक्यूज ही होते हैं गाइस, और कुछ ज्यादा ऐसा होता नहीं है, तो पढ़ना आपको पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपका मिनिमम मार्क्स आपको क्लियर करना ही करना है, छोड़ नहीं सकते आप, इसको स्किप नहीं कर सकते, तो पढ़ के आपको रखना ही है। ऑब्वियसली जो मेंस की चीजें जैसे कंप्यूटर हो गया, हिंदी हो गया, आप इंग्लिश हो गया, ये आप प्री के बाद कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हिंदी में आप सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं तो आप हिंदी चूज करोगे तो आप इंग्लिश नहीं दोगे, ठीक है, तो हिंदी में आप चूज करोगे तो ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके आते हैं हिंदी के अंदर। अब हम बात करते हैं सैलरी की, तो सैलरी भी यहाँ पे बहुत अच्छी खासी रहती है गाइस। अगर जैसे यहाँ पे ये आपका बड़ौदा राजस्थान का है, ठीक है, जिसमें आपका ग्रॉस सैलरी जो है वो 80,000 समथिंग है, ठीक है, ग्रॉस सैलरी ही आपकी यहाँ पे आप देख सकते हो 80,437 है, ओके। तो यहाँ पे ये ग्रॉस हो गया। अब ग्रॉस कैसे बनता है, बेसिक सैलरी आपकी 48,480 होती है, जिसमें आपके कुछ अलाउंसेस ऐड होते हैं, एचआरए हो गया, डियरनेस अलाउंस हो गया, आपका लोकेशन वाला हो गया, आपका स्पेशल अलाउंस हो गया, उन सभी को मिला के आपका यहाँ पे फिर एक ग्रॉस बनता है, ठीक है। इसके साथ साथ अलाउंसेस जो आपके मिलते रहते हैं आपको, जैसे आपका यहाँ पे न्यूज़पेपर हो गया, पेट्रोल अलाउंस हो गया, कन्वीनियंस वाला हो गया, ठीक है, आपका इंटरनेट वाला हो गया, तो इस टाइप के अलाउंसेस भी ऐड रहते हैं, और इसमें अगर हम उनको मनी वाइज लगाएं तो मनी थोड़ा ऊपर चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे बात करें, कुछ डिडक्शन भी आपको होता है जो एनपीएस के लिए जाता है, अगेन ये आपका ही मनी होता है जो आप बाद में यूज कर सकते हो, आपके लिए बाद में काम आता है। यहाँ पे ये डिडक्ट अमाउंट हुआ और उसके बाद यहाँ से ये अमाउंट डिडक्ट होता है, जो भी चीजें यहाँ पे आपने और भी रखी होगी वो अमाउंट यहाँ पे से डिडक्ट होता है ग्रॉस सैलरी से, फिर आपकी जो इन हैंड सैलरी यहाँ पे आपकी आती है। इन हैंड में अगर हम देखें, अगर आपका सिर्फ एनपीएस में ही गया हुआ है तो आपके पास 80,000 में से आपको कितना मिल रहा है, 74,000 अराउंड आपकी यहाँ पे सैलरी इन हैंड आ जाती है, तो अच्छा खासा अमाउंट होता है गाइज एट योर एंट्री लेवल, ठीक है, व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर करियर एट द एंट्री लेवल, दिस इज अ राइट अमाउंट, बिलीव मी, और बहुत अच्छा है। इसके बाद ये अमाउंट आपका बढ़ता ही है, घटना तो है नहीं है, ठीक है, तो इसके बाद ये अमाउंट आपका बढ़ता ही है, तो अच्छी चीज है। यहां से विदाउट एनी अदर थिंकिंग कि क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, निकलेंगे नहीं निकलेंगे, आप अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए, ठीक है, देखिए कि क्या आप यहाँ पे क्वालिफाई कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, क्या चीजों की कमी आ रही है, एंड देन इम्प्रूव एवरी टाइम, ठीक है, हर बार इंप्रूव करिए। और यहाँ पे जब आप देखो अभी ये 74 है, धीरे धीरे ये बढ़ेगा, है ना, उसके बाद हो सकता है इफ यू हैव अदर प्लान्स देन यू कैन परस्यू दोस प्लान्स आल्सो, बट आपको क्या करना है, पहले आपको जो अभी प्रेजेंट में लग रहा है आपके लिए सही है, चूज दैट, ठीक है। और यहाँ पे आपका वर्क लाइफ बैलेंस भी अगर हम बात करें, क्योंकि आपका रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज में आपका थोड़ा सा यहाँ पे पोस्टिंग होती है, अर्बन एरियाज में भी हो सकती है, तो क्राउड भी थोड़ा कम रहता है। जैसे मान लो किसी की रूरल पोस्टिंग है, सेमी अर्बन है, तो वहां पे थोड़ा क्राउड आपको कम दिखेगा, क्राउड कम होगा तो आपका थोड़ा सा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर्क होगा थोड़ा सा आपका कंपैरेटिव टू आईबीपीएस और एसबीआई आपका यहाँ पे आपको स्मूथ रहेगा, ठीक है। बाकी तो
एज अ पीओ ही आप ज्वाइन करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपके पास रहेगी ही और आपको काफी कुछ सीखने को यहाँ पे मिलता है। ठीक है गाइस, चलिए, सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी ये जानने के लिए कि आपको आरआरबी पीओ को मेन टारगेट अपना रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, एंड फॉर दैट आपको क्या क्या चीजों की जरूरत है। आपको एलिजिबिलिटी मैंने बता दी, आपको एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस मैंने बता दिया। अब आपको यही चीजें सिर्फ पढ़नी है। अब आपने जो प्लान और स्ट्रेटेजी दिमाग में रख रहे हो, बस उसको एग्जीक्यूट करो एंड आगे बढ़ो। ओके, एंड रिमेंबर, इफ यू आर अ कंप्लीट बिगिनर, तो अभी से एग्जाम्स की तैयारी करो, क्योंकि आप स्मूथ रहो, कंसिस्टेंट रहना है। हर दिन 12 घंटे पढ़ने से जरूरी नहीं है, आप हर दिन पढ़ रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। भले आप 6 आवर 5 आवर्स जितना भी पढ़ रहे हो, वो आप एक्टिव होके पढ़िएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपका, अगर आप ये सोच रहे हो कहाँ से आप तैयारी कर सकते हो, तो बैंकिंग महापैक आपकी काफी हेल्प कर सकता है। इफ यू आर गोइंग टू, आपको लग रहा है कि कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिल जाए जहां से आप प्री से लेकर मेंस तक के कर पाओ, तो ये आपको हेल्प कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा, आप कंप्यूटर के क्लासेस का और आपको नोट्स यहाँ पे मिलेंगे, साथ के साथ आपको मिनी मॉक टेस्ट है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, प्रीवियस ईयर पेपर्स आपके विद एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिलेगा, इंटरव्यू गाइडेंस आपकी यहाँ पे है। ठीक है, मेंटोर सपोर्ट, अगर आपको कभी कोई दिक्कत आती है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश जो आपका एसबीआई एंड आईबीपीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन एंड आपका क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश की वीडियोस आपकी रिकॉर्डेड आपको अवेलेबल है, प्री से लेकर मेंस तक की आपको कवर्ड है, साथ ही इसके टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपकी यहाँ पे कवर्ड है। तो ये सारी ही चीजें आपको इस बैंकिंग महापैक के अंदर मिल रही है, और वैलिडिटी भी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। तो आप इसमें डेमो लेक्चर जरूर देखिएगा गाइस, डेमो लेक्चर्स के थ्रू आप जान पाओगे कि ये कोर्स आपके लिए यूजफुल रहेगा या फिर नहीं रहेगा। ओके, सो आई होप यहाँ पे आप ये सारी चीजें रीड करके एक सही डिसीजन ले सकते हो। अभी यहाँ पे आपको अगर edutap.in में आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, देखो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। एक तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस कोर्स का, एंड साथ ही आप edutap.in वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो, जहां पे आपको और क्लैरिटी आराम से मिल जाएगी। यहाँ पे आपको बैंकिंग कोर्सेज चूज करना है। ठीक है, बैंकिंग कोर्सेज चूज करोगे तो यहाँ पे आपको ये कोर्स इस तरीके से विजिबल हो जाएगा। साथ ही अगर आप आरबीआई बैंकिंग के साथ साथ आरबीआई के एग्जाम देने के लिए ट्राई कर रहे हो आरबीआई का, तो आपको यहाँ पे फेज 1 एंड फेज 2 कवर्ड हो रखा है। ये एक कॉम्बो कोर्स है जिसमें आपको अलग से ये लेने की जरूरत नहीं है और अलग से ये लेने की जरूरत नहीं है, आपका ये कॉम्बो कोर्स है। ठीक है, तो आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं आफ्टर रीडिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे नो मोर पे जाके आप और सारी इन्फॉर्मेशन को जान सकते हो। ठीक है, तो ये आपका डिस्काउंट चलता रहता है यहाँ पे। ठीक है, अभी 75% का चल रहा है, तो ये आपका चेंज होता रहता है। तो जब भी आपको मैक्सिमम दिखे आप इसमें एनरोल कर लीजिएगा। ओके, चलो, सो आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू टू गेट एन आइडिया कि कौन से एग्जाम को आपको टारगेट करना चाहिए, और यहाँ पे आरआरबी के अंदर आपको अपेयर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कितनी सैलरी है, क्या फ्यूचर है। ठीक है, चलिए, सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से यहाँ पे एंजॉयबल लगा होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।